कश्मीर में हिंदू टीचर को निशाना बनाकर की हत्या। स्कूल में कई मुस्लिम टीचर्स भी थे, लेकिन आतंकियों की बंदूक के निशाने पर थी रजनी। टिकट को लेकर कांग्रेस में मचा हाहाकार। नाराज गुलाम नबी आजाद से मिलने सोनिया गांधी पहुंची उनके घर। आनंद शर्मा के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। गोविंद सिंह ने कसा प्रदेश सरकार पर तंज। कहा, मुख्यमंत्री का सुशासन हो चुका है ध्वस्त। सरकार करोड़ों रुपए के विज्ञापन पर कर रही खर्च। कमलनाथ ने सीएम शिवराज के बयान पर कसा तंज। कहा, उनका बस चले तो पीएम मोदी में भी अमिताभ बच्चन दिखने लगेंगे। सीएम ने की थी पीएम मोदी को महात्मा गांधी से तुलना। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राजीव शुक्ला और रजीत रंजन ने भरा नामांकन। मौके पर सीएम भूपेश समेत कई दिग्गज मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर तंज कसा। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल होने पर उनकी तुलना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल से कर दी, जिस पर कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि उनका बस चले तो पीएम मोदी में अमिताभ बच्चन भी दिखने लगेंगे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी के 8 साल का परिणाम ही है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। मैंने कुछ दिन पहले आरक्षण पर जनपद हुए, जिला परिषद हुए के आंकड़े आपको दिए थे, वो है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ये सच नहीं है, तो जो सच है वो आंकड़े दे दें। मेरे पास तो जिले वाइज है, क्या आरक्षण हुआ है, कितने जिलों में जीरो है। ये फरेब की राजनीति। मैं देख रहा था रास्ते में बड़े बड़े मोदी जी के 8 साल बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। ये 8 साल का परिणाम जो बेरोजगारी में नंबर 1, हमारे जो बड़ी कठिनाई से बनाए थे, इसके साथ लगे हुए, ये मैंने आपको दिया था, ये तो है ना। ये है जिले वाइज कि कहाँ कितने हैं। अगर ये कहते हैं, ये कह दो झूठ है, आप सफाई दे दो कि ये सही है, उनसे मांगिए तो इनका गलत है तो आपका कौन सा सही है, आप वो दे दीजिए सूची, वो सूची पेश कर दें आम जनता में। वो नहीं करेंगे क्योंकि सब बात झूठी। 30% आरक्षण मिलेगा, ये फरेब और झूठ की राजनीति जनता समझ रही है, पहचान रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कलाकारी से इन्होंने आज तक चलाई है गवर्नमेंट, ये कलाकारी का समय समाप्त हो रहा है। गोविंद सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जो मूंग दाल बांटी जा रही है, जहां भोपाल को छोड़कर रायसेन जिले की गैरतगंज संभाग की संस्था को एक काम दिया गया है, जिसमें सड़ी हुई मूंग दाल केमिकल युक्त निकलकर सामने आई। साथ ही ये भी कहा कि सरकार करोड़ों रुपए के विज्ञापन पर केवल वाहवाही लूटने के लिए खर्च करती है। वहीं प्रदेश सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि जितना समय मुख्यमंत्री ने ठेला लगाने में और चलाने में खर्च कर दिया, अगर उतना समय आंगनबाड़ी में घूम लेते तो स्थितियां सुधर सकती थी। मध्य प्रदेश का ये मुख्यमंत्री का सुशासन है, शिवराज सिंह का। पूरे मध्य प्रदेश का सुशासन, केवल ये सुशासन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था सेवा भारतीयों के लिए है। खाद्यान्न का वितरण सुशासन समूह की जगह सेवा भारती द्वारा वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 93,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें 50% में बिजली नहीं है, 33,000 में शौचालय नहीं है, 17,000 में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की स्थिति और आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां गंदगी का नाला है, सुअर घूम रहे हैं। आखिर बच्चों का कुपोषण कैसे दूर होगा? 24 लाख बच्चे उचित खाद्यान्न न मिलने, कुपोषण के कारण बौने हो रहे हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में, करीब 30,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में चिकित्सा किट नहीं है,
50% में 50,000 में करीब शिक्षा किट नहीं है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बजट जो करोड़ों रुपए हर साल आ रहा है आंगनबाड़ी के केंद्रों के लिए महिला बाल विकास विभाग में, आखिर वो जा कर रहा है। ये मुख्यमंत्री जी इसका जवाब प्रदेश की 8 करोड़ जनता को दें। केवल आप लगाकर खेले की नोटंकी करना, ठेला निकल के जो मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री के 4 पहिए का ठेला लेके निकले और उसमें उनके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह जी सोलंकी, पूर्व सांसद और महामहिम राज्यपाल महोदय जो थे, उन्होंने कहा है कि ये आखिर ये हर उसमें नाटक में पात्र होते हैं। हमारे यहाँ भी एक पात्र ऐसा है जो नाटक करता है, उसका काम जोकर होता है, जोकर हंसाने का काम करता है। अपने नेता के ट्वीट समझ ले किसके लिए है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन इनको शिवराज सिंह जो समझ लेना चाहिए, उनके वरिष्ठ नेता हैं। आखिर ये पूरे कुपोषण का पैसा जा कहाँ रहा है? सेवा भारती संस्था को इसका भोपाल वाली ने जो रायसेन की महिला बाल विकास गैरतगंज की संस्था है उसको देकर इसको क्यों दिया जा रहा है? लगातार मूंग घटिया मिल रही है, मूंग के उसमें केमिकल मिला निकला है, खाद्यान्न में कीड़े निकल रहे हैं। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में जो करोड़ों रुपए आ रहा है, मुख्यमंत्री का सुशासन पूरे तरह से ध्वस्त हो चुका है। नाम के लिए केवल प्रचार में, अखबारों में समाज करोड़ों रुपए खर्च करके बाइबल लूटने का काम करिए। धरातल पर देखिए आप बच्चों की क्या हालत है। आप अपने पानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के मौके पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी भोपाल के कोलार और नीलबढ़ के लोगों को 59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। शर्मा ने कोलार के डी मार्ट पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले चीचली हिनौतिया मिसरौद मक्सी रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। चीचली से मक्सी तक बनने वाले सड़क निर्माण से नर्मदापुरम, कोलार और कटारा समेत अन्य क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय केश शिल्पी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान केश शिल्पी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि ये केश शिल्पी समाज को हमेशा उपेक्षित किया जा रहा था। कांग्रेस ने इस समाज को प्रकोष्ठ बनाया है, इससे उनकी मांगे पूरी हो। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज पर भी तंज कसा और कहा कि शिवराज जी अच्छे से ठेला चला लें, अगले 10 साल तक उन्हें ठेला ही चलाना पड़ेगा। विनोद सेन जी, राम बाबू श्रीवास जी, प्रियंका सेन जी, जगदीश सेन जी, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, पर सभी माननीय सेन समाज के केश शिल्पी समाज के आज यहाँ एकत्रित सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। बहुत दिनों से ये मांग थी कि आप के समाज को एक पहचान मिले, और ये पहचान हमेशा उपेक्षित रह जाती थी। तो हमने ये तय किया कि इसके लिए हम अलग प्रकोष्ठ बनाएंगे। ये प्रकोष्ठ बनाने से कम आपकी मांगे, आपसे संपर्क, और आप इस प्रकार के सम्मेलन में जब आए, दूसरे जिलों के समाज के लोगों से मिलने का मौका मिले, ये बहुत आवश्यक है। आप जनता से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, उनको कोई संबंध नहीं है, केवल अपने बाल कटवाने आते हैं। पर आज ये आवश्यकता है कि आप एक दायित्व भी इसके साथ करें। बोलने का बहुत मौका मिलता है उनसे, आप उन्हें समझाइए कि कहां हम जा रहे हैं। ये हमारी आपसे निवेदन है, क्योंकि आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? सबसे बड़ी चिंता बेरोजगार नौजवानों की। आपका बेटा जो है, क्या वो भी आपका काम करेगा? तो दूसरा काम क्यों नहीं कर सकता? कोई उपाय नहीं। जो
राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने 2 राज्यसभा सीटों पर दोनों उम्मीदवारों का नामांकन करने पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मंत्री रविंद्र चौबे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। क्योंकि अपर हाउस है, अपर हाउस में पूरे राष्ट्र की जो समस्या है, देश के अंदर की समस्या भी है और देश के बाहर की समस्या भी, देश के संबंध है, रक्षा नीति, सब में चर्चा होती है। तो हमारे तरफ से दोनों सदस्य यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे और चूँकि पहले भी इनका अनुभव रहा है लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव है, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रही है, कह रही है कि परदेसिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। थैंक यू। और बढ़ाना उसके विकास को, उस मुद्दे पे भी हम लोग करेंगे। खाद का मुद्दा भी है, उसको भी उठाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्रिकेट या अन्य खेलों की सुविधा, इन सारी चीज़ों पे हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मैं जब IPL चेयरमैन था तो छत्तीसगढ़ में 3 साल तक जो है 3 बार हमने IPL का आयोजन करवाया था वहाँ पे, और वो काफ़ी समय हर बार आया भी था यहाँ पे। और यहाँ पे खेल की सुविधाओं को भी बढ़ाना, तो खेल को भी प्रमोट करने का काम करेंगे। तो करीब 30 साल से आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, जब नहीं था तभी रायपुर, लेकिन मैं निश्चित रूप से यहाँ के लिए पूरा प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ आने की फ्रीक्वेंसी सर अब आपकी बढ़ जाएगी बतौर निश्चित सांसद? रूप से जब आप सांसद हैं तो यहाँ निश्चित रूप से आप प्रतिनिधि के रूप में आपका आना जाना बढ़ता है। शुक्ला जी, जो दावेदार और थे कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से, जो जिनको मौका नहीं मिला, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? देखिए, ये हर बार ये होता है, कई लोग जो है वो कोशिश करते हैं, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। मुझे भी 2 बार नहीं मिला 18 और 20 में। तो ये तो पार्टी का एक अनुशासन होता है, उसमें सबको रहना पड़ता है। पार्टी दूसरी जिम्मेदारियां देती है जिन पे काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि किसानों को और मदद की ज़रूरत है, और उनकी खेती-बाड़ी में और मदद की ज़रूरत है। ये जो गोबर खरीद योजना है, इससे जो है वो बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को तो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक मदद केंद्र से और मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। नसरुल्लागंज जनपद के मतदान केंद्रों का कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये बात कही कि केंद्रों की व्यवस्थाएं ऐसी हो कि मतदान सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। दिनेश शर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के पैतृक गांव में ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू डीएसपी अजय कैथवास ने बताया है कि ईओडब्ल्यू विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर पूर्व पंचायत सचिव और सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुराड़िया लाल मोहा की
गुराड़िया लाल मोहाक की प्राप्ति शिकायत पर पैतृक गांव के 4 ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे और दिनेश शर्मा के 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आय से ज्यादा संपत्ति का मामला सामने आया। वहीं इस बड़ी कार्रवाई से पूर्व ईओडब्ल्यू विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय से वारंट जारी कर कार्रवाई की गई थी। साथ ही दिनेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। 2021 में बर्खास्त हो चुके हैं और 1998 में ये पंचायत सचिव के पद पर भर्ती हुए थे। कृषि आय और कुल आय इनकी अब तक लगभग 38 से 40 लाख के बीच में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जबकि इनके पास जो अभी तक दस्तावेजों से संपत्ति प्राप्त हुई है वो लगभग 2 करोड़ 41 लाख रुपए की है। स्पष्ट है कि इनमें की जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से कमाई गई और कहीं बहुत ज़्यादा संपत्ति है वैध आय से। तो इस विषय में प्रकरण पंचीबद्ध करके उनकी विवेचना की जा रही है, वे तलाशी कार्य जारी है। और भी दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं 2 करोड़ 41 लाख के अलावा। अभी बैंकों को हमने सूचना जारी की है। बैंकों में लॉकर्स भी हो सकते हैं, एफडी भी हो सकती है, या और कहीं कृषि आय किसी बेनामी संपत्ति नौकर के नाम पे या किसी अन्य के नाम पे भी हो सकती है। उसकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है। सर कितने बैंकों के खाते मिले होंगे और कुछ 16 बैंकों के खाते अभी तक हमारी सर्च में आए हैं। और चेकबुक कितनी है? सभी बैंकों की चेकबुक कितने बैंक है सर? 16 बैंक। 16 कोई नकदी वगैरह मिली है? नकदी मिला? हाँ, नकदी और आभूषण। नकदी 44-45 हज़ार रुपये मिले हैं और आभूषण करीब 3-3.5 लाख रुपए के आभूषण भी अभी यहाँ से जो सोनी जी को बुलवाया था उसका वैल्यूएशन कराया गया है। तो इतने 3.5 लाख रुपए के जेवर और 42-45 लाख रुपए। कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? देखिए, एक इसका पैतृक गांव है, वहाँ पर दलोदा 2, इंदौर 3 और भोपाल 4 जगह पे छापा। मंसूर इसका ऑफिस है, जाएंगे अभी जाएंगे मंसूर ऑफिस। चूंकि अब सेवा से बर्खास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा कोई लगता नहीं कि और कोई संपत्ति उसके ऑफिस में हो। जो भी संपत्ति हमको सूचना के द्वारा मिली थी उन सभी की तस्दीक हो चुकी है। अब देखते हैं उसके ऑफिस में क्या मिल सकता है, क्या नहीं। क्या शुभ नाम सर? अजय कैथवास, डीएसपी OW उज्जैन। शाहजहांपुर में 1 जून को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों से निकलते हुए महाराणा प्रताप की शौर्य स्मारक तक पहुंचकर समाप्त होगी, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि प्रदेशवासियों से इस वाहन रैली यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई है। मेरे प्यारे क्षत्रिय सरदार भाइयों, आप सभी को मेरा सत नमन प्रणाम। कल 1 तारीख को शाम 4 बजे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर वाहन रैली का आयोजन रखा गया है। इस वाहन रैली में आप सभी अपने मित्रगण, साथियों के परिवार के साथ आवश्यक रूप से पधारें। ये वाहन रैली शाहजहांपुर महाराणा प्रताप छात्रावास आदर्श कॉलोनी से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाराणा प्रताप प्रतिमा पर पहुंचेगी। महाराणा प्रताप प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा एवं दीप प्रज्वलित किया जाएगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब आवश्यक रूप से पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरसिंहपुर जिले के गाडवारा में हर मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में पीड़ित पहुंचे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसकी जानकारी पीड़ितों को नहीं थी और अपनी समस्याओं की सुनवाई को लेकर वे हमेशा की तरह जनसुनवाई में पहुंच गए थे, लिहाजा पीड़ितों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। जबलपुर से राज्यसभा टिकट पर बीजेपी ने सस्पेंस खत्म कर दिया है, लिहाजा राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है, जहां सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। सुमित्रा जबलपुर से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं।
बागली के भमूरी गांव में तिवारी परिवार ने सार्वजनिक शनिदेव मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही शनिचरी अमावस्या के अवसर पर महायज्ञ के साथ शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। तो मेरा क्या है, मेरी एक बहुत इच्छा थी कि मेरे को इस ग्राम भमोरी घाटों पे एक मंदिर बनाना है। जगह भी मिली उस मंदिर के लिए ली थी, लेकिन शनि महाराज की कृपा से मेरे को पंप भी मिल गया। तो पंप का काम खत्म होते ही मैंने मंदिर का निर्माण कार्य चालू करा। और सार्वजनिक मंदिर है हर किसी के लिए, और मेरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार गुरुद्वारे में भंडारा चलता है उसी प्रकार इस मंदिर का हर शनिवार को भंडारा चलता है। क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए गए हैं 2 दिनों में? 2 दिन में सुंदरकांड किया गया रोज, और उसके बाद हिमाद्री का कार्यक्रम था, और 2 दिन भंडारे भी थे सुबह और शाम में, और आज तो मुख्य भंडारा आज था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।